हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज नंबर 4, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का सिलेबस के हिसाब से, जिसमें 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके का, 33 क्वेश्चन इंडिया जीके का, 6 क्वेश्चन अंग्रेजी का, 7 क्वेश्चन गणित का, रीजनिंग का 7 क्वेश्चन और हिंदी छत्तीसगढ़ी का 7-7 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन का ये सेट है दोस्तों, जो कि सभी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम में होने वाले एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सेट किया गया है, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इस तरीके से इस सेट को बनाया गया है दोस्तों। यदि इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कथन वाला है दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन को भी मैंने इसमें लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के एग्जाम में इसी तरीके का कथन कूट वाले क्वेश्चन को दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है धूमपुरिया उरांव जनजाति एक पारंपरिक सामाजिक संस्था है। कारण में दिया गया है, इसमें युवाओं को सामूहिक जीवन, परंपरा तथा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तो इसका सही आंसर ये होगा दोस्तों कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि कथन दिया है हरेली छत्तीसगढ़ का प्रमुख कृषि पर्व है। कारण में दिया गया है, इस दिन किसान अपने कृषि औजारों और बैलों की पूजा करते हैं, साथ ही गेड़ी चलाते हैं। गेड़ी चलाने की परंपरा है। ठीक है दोस्तों, तो कथन तो सही है ही, साथ में कारण भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या में दिया गया है हरेली पर्व श्रावण मास में आता है और जनजातीय क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हाल ही में सावन का पर्व चल रहा है दोस्तों, तो हरेली भी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा में दिया गया है लांदा एक प्रकार का चावल से तैयार पेय है जो बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। कारण में दिया गया है, लांदा को बकरी के दूध से तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा कि कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या दिया गया है लांदा चावल से बनता है जिसे किण्वन प्रक्रिया के बाद पेय रूप में पिया जाता है। इसका दूध से कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, लांदा जो है चावल को सड़ा कर, किण्वन मतलब उसको सड़ा कर प्रक्रिया के बाद पेय के रूप में पिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से 30 त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें 4 त्यौहार दिए गए हैं। इनमें कौन कौन से त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, जिसमें पहला है हरेली दिया गया है दोस्तों, पोला दिया गया है, तीजा दिया गया है, ओणम दिया गया है। तो आपको तो पता ही होगा हरेली छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार और एक प्रमुख त्यौहार में से एक है। तो हरेली पहला आएगा दोस्तों, मतलब हरेली है, उसके बाद पोला भी है, तीजा भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1, 2 और 3। ओणम जो है, देखते हैं दोस्तों ओणम के बारे में क्या बताया गया है। ओणम के बारे में बताया गया है कि ओणम केरल का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, बाकी 3 छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है भिरोर जनजाति का युवा गृह गीतिओना कहलाता है। कारण में दिया गया है गीतिओना में केवल वृद्ध जनों को रहने की अनुमति देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी होगा। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ठीक है दोस्तों, कारण आर गलत है, इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं। कारण आर के बारे में व्याख्या दिया गया है भिरोर जनजाति का युवा गृह गतियोना होता है, लेकिन वहाँ युवा रहते हैं, वृद्ध नहीं, इसलिए कथन सही है परंतु कारण आर गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाना उन्हें बनाता है। बच्चों को यदि कहानी सुनाते हो तो उनमें क्या डेवलप होता है, इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। पहला दिया गया है कल्पनाशीलता, दूसरा दिया गया है भाषाई रूप से समृद्ध और तीसरा सी दिया गया है नैतिक मूल्यों से युक्त। डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपको, ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। यदि बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो उसमें
कल्पनाशील भी डेवलप होता है, भाषाई रूप से समृद्ध होता है, नैतिक मूल्य से युक्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब अपने नाम किया है। आपको बताना है मिस यूनिवर्स 2025 छत्तीसगढ़ कौन विजेता है। इसमें दिया गया है डॉक्टर अवनी शर्मा, डॉक्टर अंजनी पवार, डॉक्टर खुशबू चौहान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, डॉक्टर अंजनी पवार। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में नीचे डिटेल्स देखते हैं, जिसमें कहा गया है मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब डॉक्टर अंजनी पवार ने जीता है। वह रायपुर की रहने वाली है और पेशे से दंत चिकित्सक है। अंजलि अब मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है निम्न राज्यों को उनके लोकसभा सीटों की संख्या के अनुसार क्रम से अधिक में व्यवस्थित करना है। अर्थात आपको बढ़ते क्रम में जमाना है कि कहाँ कितना लोकसभा है, जहाँ कम है उसको पहले और जहाँ लोकसभा सीटें ज़्यादा है उसको लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला अरुणाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम और ई राजस्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसमें डी ए सी बी ई। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी होगा। इसमें नीचे देखते हैं, इसके डिटेल्स दिया गया है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 2 है, मिजोरम में 1 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, पंजाब में 13 है और वही राजस्थान में 15 है। तो सबसे पहले मिजोरम आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा दोस्तों, फिर पंजाब आएगा, उसके बाद राजस्थान लास्ट में आएगा, जहां लोकसभा की सीटें 25 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पीवीटीजी है। इसमें दिया गया है पहाड़ी कोरवा जनजाति, अगरिया जनजाति, उराव जनजाति, कमार जनजाति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, उराव जनजाति। बाकी सभी पीवीटीजी जनजाति है, उराव जनजाति पीवीटीजी जनजाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। इसमें तांबा, पीतल और कांसा किसके प्रकार है। आपको बताना है कि तांबा, पीतल और कांसा किसके प्रकार है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ए में दिया गया है धातु दिया गया है, बी में खनिज दिया गया है, सी में मिश्र धातु दिया गया है और डी में अम्ल धातु दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, कि तांबा, पीतल और कांसा मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ में किसी योजना के लागू होने की प्रक्रिया का क्रम जमाना है। आपको क्रम में जमाना है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी योजना लागू होता है तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है योजना का बजट आवंटन, बी में दिया गया है प्रशासनिक स्वीकृति, सी में दिया गया है योजना का प्रारूप तैयार करना, डी में दिया गया है क्रियान्वयन एजेंसी को जिम्मेदारी देना और ई में दिया गया है निगरानी और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी आएगा दोस्तों, योजना का प्रारूप तैयार होगा। उसके बाद क्या आएगा, योजना का बजट कि उसमें कितना पैसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी आएगा प्रशासनिक स्वीकृति, प्रशासनिक से उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा बी आएगा और उसके बाद क्या होगा, क्रियान्वयन एजेंसी को जिम्मेदारी देगा। ठीक है दोस्तों, चौथा इसमें आएगा और लास्ट में क्या होगा, योजना बनने के बाद निगरानी और उसको मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं डिटेल्स से इसके बारे में दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, जिसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या, सबसे पहले योजना का प्रारूप तैयार होगा। सबसे पहले योजना एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसमें उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, गतिविधियों और अपेक्षित परिणामों का विवरण होता है। उसके बाद योजना का बजट आवंटन, योजना के प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा में दिया गया है प्रशासनिक स्वीकृति, योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी दी जाती है, जिसमें उच्च अधिकारियों या सरकारी विभागों से मंजूरी लेना शामिल होता है। चौथा, क्रियान्वयन एजेंसी को जिम्मेदारी देना। ठीक है दोस्तों, योजना को लागू करने की जिम्मेदारी एक या एक से अधिक एजेंसियों को सौंप दी जाती है। पांचवा दिया गया है निगरानी और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी की जाती है और समय समय पर उसका मूल्यांकन
किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ की परंपरागत विशेषताएं कौन कौन सी है। क्या आपको छत्तीसगढ़ की परंपरा के बारे में कुछ विशेषता मालूम है? आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है दिवाली पर गोवर्धन पूजा, सेकेंड दिया गया है घर की दीवारों पर चित्रकारी, थर्ड दिया गया है गौठान, और फोर्थ दिया गया है नदी का औद्योगिक प्रदूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए सही है, बी सही है, सी सही है, सॉरी 1 2 3 सही है और 4 गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है ये छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं हैं। ठीक है, जबकि प्रदूषण एक नकारात्मक आधुनिक प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है, जो कथन वाला है दोस्तों, इसमें कहा गया है बैगा जनजाति द्वारा प्रयुक्त पेय पदार्थ ताड़ी होता है। कारण में दिया गया है ताड़ी एक प्रकार की चावल से बनी सत्तू जैसी सामग्री होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो सही कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कारण के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है। इसमें कहा गया है ताड़ी ताड़ या खजूर के पेड़ से निकाली जाती है, चावल से नहीं, अतः कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आईएसटी रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, इसके बारे में बताना है आपको। तो आईएसटी रेखा जांजगीर चांपा जिले से होकर गुजरती है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिभागियों को उनके अनुभव के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि प्रतिभागियों में कौन कौन से क्रम हैं जिसके हिसाब से वह जिसके अनुसार से उसका अनुभव आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग करेंगे, कोई भी प्रतिभागी है वो सबसे पहले ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद प्रैक्टिसर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एसोसिएट होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। कोई भी कार्य को करते करते आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो वो लास्ट कैटेगरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ए सी डी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में, नीचे डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले ट्रेनी सबसे शुरुआती स्तर होता है जहां व्यक्ति सीख रहा होता है। प्रैक्टिसर थोड़ा अनुभव प्राप्त कर चुका होता है और व्यवहारिक कार्य कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, एसोसिएट एक मिड लेवल प्रोफेशनल जिसके पास कुछ अनुभव और जिम्मेदारियां होती है। डी में दिया गया है एक्सपर्ट, सबसे अधिक अनुभव वाला विशेषज्ञ स्तर पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सही मिलान करने वाला है। इसमें एक साइड सूची 1 दिया गया है, दूसरा सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ए में दिया गया है पंडित शुक्ल सम्मान 2024, उसके बाद बी में दिया गया है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान 2024, सी में दिया गया है गुंडाधुर सम्मान 2025 और डी में दिया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2024। मतलब 2024 में ये सभी सम्मान हैं जो कि किसको किसको मिला है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें ए का 3, ठीक है दोस्तों, ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और उसके बाद डी का 1 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको और डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, ए का 3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ए का 3, ए में क्या है, ए में है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, इसका होगा 3 होगा। उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, इसका होगा 4। ठीक है दोस्तों, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, जिसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, 4 इसमें दिया गया है ऑप्शन, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ए में दिया गया है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, बी में दिया गया है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग, सी में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की घोषणा, डी में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का औपचारिक गठन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि बी ए सी डी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़
पृथक राज्य की मांग किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की घोषणा हुई। फिर लास्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का औपचारिक गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं पहले, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग लंबे समय से चल रही थी। ठीक है दोस्तों, फिर एमपी पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत अक्टूबर 2000 में घोषणा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ में से कौन कौन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक थे। कलचुरी शासक के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन से कलचुरी शासक थे, जिसमें पहला दिया गया है कलिंग राज, दूसरा दिया गया है कमल राज, तीसरा दिया गया है पृथ्वी देवी और फोर्थ दिए गए हैं रत्नदेव। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 3। 1, 2 में क्या क्या दिया है, 1 में दिया गया है कलिंग राज होगा, 2 में दिया गया है कमल राज और 3 में दिया गया है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, इसमें कहा गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का विभिन्न खनिजों में उत्पादन प्रतिशत को सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, जितने भी यहाँ खनिज पदार्थ दिए गए हैं जैसे कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क, इसको सही मिलान करना है इनके उत्पादन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसमें ए का 1 दिया गया है, बी का 2 दिया गया है, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कोयला जो है 20.73% उत्पादन किया गया है, लौह अयस्क जो है 16.64 उत्पादन किया गया है, वही चूना पत्थर जो है 10.94% उत्पादन किया गया है, बॉक्साइट 4.32 और वही टीन अयस्क का 100% का उत्पादन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, जो कि निम्नलिखित जनजातियों को उनके युवा गृह युवा आवास से मिलान कीजिए। एक साइड जनजाति दिया गया है, एक साइड युवा गृह का नाम दिया गया है, जिसमें पहले में मुड़िया, उराव, परजा, भूया, तो इसको इस साइड मिलान करना है। तो क्या आएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जे का 3, के का 1, एल का 4 और एम का 2। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, जे का 3, के का 1, एल का 4 और एम का 2। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्राचीन धार्मिक स्मारकों को उनके स्थानों से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, एक साइड स्तंभ 1 स्तंभ तो दिया गया है, एक साइड क्या दिया गया है, प्राचीन धार्मिक दिया गया है, और दूसरे साइड प्राचीन धार्मिक का स्मारक दिया गया है, और दूसरे साइड उसका स्थान दिया गया है, उसके हिसाब से इसका मिलान करना है। तो ए में दिया गया है सिद्धेश्वर मंदिर, बी में दिया गया है केवटीन मंदिर, सी में दिया गया है कंठी देवल मंदिर और डी में दिया गया है धूमनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, वही दूसरे साइड रतनपुर, सरगांव, पलारी, पचधा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें ए का 3, बी का 4 और सी का 1। ठीक है दोस्तों, ए का 3, इसमें बोला गया है ए का 3, ठीक है दोस्तों, बी का 4, उसके बाद सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 सरगम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, इसमें कथन वाला दिया गया है अबूझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। कारण में दिया गया है यह जनजाति विशेष रूप से बस्तर संभाग के सुदूर अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अबूझमाड़िया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है।
और ये बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र अबूझमाड़ में निवास करते हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं और आपस में जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। इसमें छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जिले के सर्वाधिक साक्षरता दर को घटते क्रम में बताइए। मतलब इसमें साक्षरता दर को आपको घटते क्रम में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, घटते क्रम में दिखाना है तो सबसे पहले क्या होगा, घटते क्रम तो सबसे ज़्यादा दुर्ग, उसके बाद रायपुर, फिर बालोद, फिर कोरबा और उसके बाद लास्ट में धमतरी। ठीक है दोस्तों, व्याख्या में देखते हैं। साक्षरता दर के अनुसार जिले, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं दुर्ग, उसके बाद रायपुर है, उसके बाद बालोद, कोरबा, फिर लास्ट में आएगा है धमतरी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले दिया गया है, पहला सुकमा, दूसरा बीजापुर, तीसरा नारायणपुर और चौथा दंतेवाड़ा, फिर पांचवा बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है बस्तर ओलंपिक के कुंभकर में किन्हें शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, बस्तर ओलंपिक के कुंभकर में किसे शामिल किया गया था। ए में वन भैंसा, बी में पहाड़ी मैना, सी में बाघ और डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी मैना और वन भैंसा। ठीक है दोस्तों, बस्तर ओलंपिक 2024 की थीम क्या थी इसको देखते हैं। करसाए तब बस्तर, बरसाए तब बस्तर, ये बस्तर ओलंपिक 2025 की थीम थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 की आयोजन तिथि क्या है। 2024 छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की आयोजन तिथि के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 4 से 6 नवंबर 2025। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने रूस के माउंट एल्ब्रूस को फतह किया। रूस के माउंट एल्ब्रूस में फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही का नाम दिया गया है ए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निशा यादव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला गया है मिलान करना है, एक साइड अभ्यारण्य दिया गया है और दूसरा साइड उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो एक साइड अभ्यारण्य, दूसरा साइड क्षेत्रफल। अभ्यारण्य में दिया गया है तमोर पिंगला, बादल खोल, बारनौपारा और अचानकबा। तो सबसे बड़ा तामोर पिंगला का अभ्यारण्य है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका 1 आएगा। उसके बाद दिया गया है बादल खोल, तो इसका 105 वर्ग किलोमीटर है, 2 में बादल खोल आएगा, बी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है 3 में बारनौपारा, तो इसका 245 वर्ग किलोमीटर और 4 में अचानकमार, तो इसका 552 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके प्रभावित जिलों से मिलान करना है। एक साइड राज्य दे दिया गया है और दूसरा साइड प्रभावित जिले दे दिया गया है। मतलब इसमें दिया गया है दूसरे राज्य दिया गया है और इस साइड हमारे छत्तीसगढ़ का जिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस राज्य के बॉर्डर में कौन कौन से जिले हैं, अर्थात कौन कौन से जिले उससे प्रभावित है, इसके बारे में बताना है। तो पहले में दिया गया है उड़ीसा दिया गया है दोस्तों, जो कि उड़ीसा जो है यह जशपुर, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए आएगा। उसके बाद झारखंड दिया गया है, तो बलरामपुर, जशपुर झारखंड से आएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश दिया गया है, तो मध्य प्रदेश कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा इसका ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, ए का डी, ए का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुसंगत करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है दोस्तों, सूची 1 में 4 दिया गया है, ए बी सी डी। वही सूची 2 में भी दिया गया है अंबिकापुर, लाफागढ़, मैनपाट, बस्तर। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर उसके बारे में कुछ विशेष दिया गया है और नीचे में जिला का नाम दिया गया है, उससे संबंधित कुछ बातें दिया गया है, तो दोनों को
मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला गया है देखते हैं। इसमें बोला गया है इस राज्य का शिमला। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला कहा जाता है मैन पार्ट को। ठीक है दोस्तों, तो इसका आएगा मैन पार्ट 3 में दिया गया है। उसके बाद सालों का साल जंगलों का द्वीप, तो इसका आएगा बस्तर जो कि 4 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस राज्य का प्रथम औद्योगिक पार्क है अंबिकापुर, तो इसका आएगा 1। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ बोलते हैं लाफागढ़ को। ठीक है दोस्तों, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का कुछ विशेष जो कि इसमें दिया गया है। भारत संघ में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चित्तौड़गढ़ कोरबा को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट सरगुजा जो कि अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है दोस्तों, साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। अगला दिया गया है छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव कबीरधाम को कहा जाता है। तालाबों की नगरी रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, वही तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर जो कि बिलासपुर में है दोस्तों। मंदिरों की नगरी आरंग जो कि रायपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम गरियाबंद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोचिंग कराई जाती है। छत्तीसगढ़ का काशी वाराणसी खरोद को कहा जाता है जहाँ लक्ष्मण भगवान की मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित वर्षों का सही मिलान उनके संबंधित जनजाति विद्रोहों से करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉलम ए में दिया गया है सन दिया गया है और कॉलम बी में जनजाति विद्रोह दिया गया है जो कि 1774, 1825, 1859, 1910। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, 3 का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित स्थलों को उनकी ऊंचाई के अनुसार कम से अधिक क्रम में लगाएं। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई के हिसाब से क्रम बढ़ते क्रम में जमाना है। तो ए में दिया गया है पेंड्रा लोरमी, बी में दिया गया है गौरलाटा, सी में दिया गया है डोंगरगढ़, डी में दिया गया है दल्हा पहाड़। अब ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी डी ए बी। ठीक है दोस्तों, सी डी ए बी। तो फर्स्ट में आएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, फिर लास्ट में आएगा बी। गौरलाटा सबसे कम हाइट पर है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। सबसे पहले डोंगरगढ़ 704 मीटर, दल्हा पहाड़ 760 मीटर, पेंड्रा लोरमी 800 मीटर, वही गौरलाटा 1225 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 32 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है भिलाई स्टील प्लांट, रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप WRS, मोहन जूट मिल और भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है दोस्तों, इसको इसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पहले 3, 1, 4, 2। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मोहन जूट मिल 1935 में, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट 1955 में, फिर बाल्को 1965 में और रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप WRS जो कि रायपुर स्टेशन से पहले पड़ता है 1966 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि जो साहित्यकार है उसकी सुमेलित रचना नहीं है। तो बंशीधर पांडे हीरू की कहानी ये है, अमृतलाल दुबे तुलसी के बीरवा जगाए इसकी भी है, श्यामलाल चतुर्वेदी लवंगलता ये नहीं है दोस्तों, हरि ठाकुर सुरता के चंदन ये भी है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। इसका क्या है देखते हैं। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी श्यामलाल चतुर्वेदी लवंगलता। ठीक है दोस्तों, तो
लावंगलता प्यारेलाल गुप्त जी द्वारा रचित उपन्यास है, ना कि श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऊपर जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं 33 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीजी वापा में इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना, इसको सबको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 33 क्वेश्चन जो कि भारत का सामान्य ज्ञान होने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को सूची 2 अध्यक्ष से सुमेलित करना है। एक साइड अधिवेशन दिया गया है दोस्तों और दूसरा साइड उसका अध्यक्ष दिया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, जिसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है ए का 1885 प्रथम अधिवेशन WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, और बी 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी घोष द्वारा किया गया और वही 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, व्याख्या में दिया गया है, देखते हैं व्याख्या में वही दिया गया है दोस्तों। 1885 WC बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1929 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, 1907 सूरत अधिवेशन राज बिहारी घोष विवाद में गरम दल और नरम दल। ठीक है दोस्तों, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस गांधी से मतभेद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है दोस्तों, भारत की मानसूनी, जो कि कथन वाली क्वेश्चन है, भारत की मानसूनी जलवायु को अनिश्चित और अस्थिर कहा जाता है। कारण में दिया गया है, भारत में मानसून पवने हर वर्ष समान मात्रा में वर्षा लाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। व्याख्या में देखते हैं, इसके डिटेल दिया गया है। इसमें कहा गया है, भारत में मानसून की मात्रा और समय दोनों में हर वर्ष अंतर होता है, इसलिए यह अस्थिर मानी जाती है। कारण आर गलत है क्योंकि वर्षा हर समय समान नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि कथन वाला है, भारत के हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति का प्रकार भी बदलता है। कारण में दिया गया है, ऊंचाई के साथ वायु दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें कहा गया है कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। देखते हैं, नीचे डिटेल्स दिया गया है, जिसमें कहा गया है ऊंचाई के साथ तापमान और वायु दाब घटता है जिससे वनस्पति में परिवर्तन होता है। आर उल्टा लिखा गया है, इसलिए कारण आर गलत है, कथन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉलम ए में दिए गए वैज्ञानिक संगठनों को कॉलम 2 में दिए गए उनके मुख्यालय से सही रूप में मिलाना है। इसमें कॉलम 1 में संगठन दिया गया है और कॉलम 2 में उससे रिलेटेड मुख्यालय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। इसरो दिया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। DRDO का कहाँ है, CSIR और BAR का सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें बोला गया है, दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार जमाइए। ठीक है दोस्तों, शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर जमाना है, जिसमें पहला ए में दिया गया है मुंबई, शिलांग, जैसलमेर, लेह और ई में चेन्नई दिए गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, BAEDC। ठीक है दोस्तों, BAEDC। तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, फिर डी आएगा और लास्ट में सी आएगा 5। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 39, जो कि कूट वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कारण में दिया गया है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा है दोनों कथन और कारण सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन चारों शहरों को जोड़ता है और इसका मार्ग एक चतुर्भुज आकृति जैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन में बोला गया है रंगानुथिट्टू कर्नाटका भरतपुर राजस्थान का संबंध खाली स्थान से है। ठीक है दोस्तों, बताना है कि रंगानिथिट्टू कर्नाटका का भरतपुर राजस्थान से क्या संबंध है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य संबंध है। रंगानुथिट्टू कर्नाटका प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। भरतपुर राजस्थान इसे केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 ऐतिहासिक घटनाएं दिए गए हैं। होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले कौन आया है, कौन आंदोलन हुआ है, कौन सा आंदोलन हुआ है उसको जमाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बी सी डी। सबसे पहले क्या हुआ है, होम रूल आंदोलन हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं व्याख्या, देखते हैं इसमें कब कब हुआ है इसके बारे में, इसमें डिटेल्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया गया है होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्रांति दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में जो कि क्रांति से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। इनको नीचे सूची 2 में मिलाना है, जिसमें दिया गया है मत्स्य उत्पादन, मांस और पोल्ट्री उत्पादन, कृषि उत्पादन। तो हरित क्रांति का आएगा कृषि। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर। उसके बाद श्वेत क्रांति का आएगा दूध उत्पादन, 4 नंबर। उसके बाद नीली क्रांति का आएगा मत्स्य उत्पादन, 1 नंबर। उसके बाद गुलाबी क्रांति का आएगा मांस और पोल्ट्री उत्पादन, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें कहा गया है निम्न राज्यों को क्षेत्रफल एरिया के अनुसार कम से अधिक में व्यवस्थित करना है। इसमें 5 राज्य दिए गए हैं, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा। तो इसको क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, फिर बी सी डी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ए ई बी सी डी। ए ई बी, उसके बाद सी दिया गया है, उसके बाद डी दिया गया है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा है, फिर झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, लास्ट में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है इनमें से। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके क्षेत्रफल दिया गया है। सिक्किम का क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर, वही छत्तीसगढ़ का 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद दिया गया है दूसरे नंबर में जो है त्रिपुरा, उसका 10,486 वर्ग किलोमीटर दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कॉलम 1 में आर्थिक संकल्पना दिया गया है और कॉलम 2 में विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। इसमें दिया गया है ए मांग
बी आपूर्ति, सी मुद्रास्फीति और डी जीडीपी। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में दिया गया है दूसरे कॉलम में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा व क्षमता, किसी वस्तु की उपलब्धता, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें ए का 2 और ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, ये भी अभी हाल ही में हमने ऊपर हरित क्रांति वाला क्वेश्चन किया है दोस्तों, इसमें भी देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए चलिए देखते हैं आगे। इसमें दिया गया है कॉलम 1 भारतीय योजनाएं, जिसमें ए में प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में हरित क्रांति, सी में मनरेगा और डी में उदारीकरण दिया गया है। कॉलम 2 में उसका उद्देश्य घटना दिया गया है, बेरोजगारी हटाने हेतु रोजगार गारंटी योजना, जो कि मनरेगा से रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने की पहल दिया गया है, जो कि हरित क्रांति से संबंधित है, ये वाला हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारी उद्योगों पर बल और 1991 में आर्थिक सुधार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जिसमें ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025, बुकर पुरस्कार 2025, एबेल पुरस्कार 2025 और नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, कॉलम बी में दिया गया है निहोन हिंडाक्यो, मसाकी काशीवारा, बानू मुश्ताक और सुचाता चुवांगसरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से किस तत्व नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सूची में दिया गया है ग्राम पंचायतों की स्थापना, शराब के सेवन पर प्रतिबंध, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जे और एल। व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में दिया गया है गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों में पंचायत, खादी और ग्रामोद्योग आदि आते हैं। नशाबंदी महिला सशक्तिकरण सामाजिक नीति के अंतर्गत आता है, न कि गांधीवादी। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को दर्शाता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जाता है। वही खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना इसी सिद्धांत का हिस्सा है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, अन्य विकल्प दिया गया है इसमें, जो कि शराब के सेवन पर प्रतिबंध। यह गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, बल्कि लोक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है, जैसा कि अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है। महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा गया है कि यह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लक्ष्य है, लेकिन इसे सीधे तौर पर गांधीवादी सिद्धांत के रूप में नहीं देखा जाता। हालांकि गांधी जी महिलाओं के अधिकारों और समानता पर पक्षधर थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, कॉलम ए कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी और डी में दिया गया है आयकर। ठीक है दोस्तों, कॉलम बी में दिया गया है आय पर लगाए जाने वाला कर। ठीक है दोस्तों, वस्तु की खरीद पर लिया जाने वाला कर, कर का भार उपभोक्ता पर, करदाता व कर भार उठाने वाला एक व्यक्ति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें ए का 4, बी का 3, उसके बाद सी का 2 और डी का 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में आर्थिक संकेतक दिया गया है और कॉलम बी में संबंधित मापक दिया गया है। तो कॉलम ए में मुद्रा आपूर्ति,
मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर, राजकोषीय घाटा। वही कॉलम बी में दिया गया है संबंधित मापक, जिसमें ए में श्रम बल में कार्य न करने वाले प्रतिशत, देश में उपलब्ध कुल नकदी कीमतों में वृद्धि की प्रतिशत, सरकार की आय और व्यय में अंतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। बांध और उनकी विशेषताएं मिलाइए। एक साइड बांध दिया गया है दोस्तों और एक साइड उसकी विशेषता दिया गया है। तो टिहरी बांध की विशेषता क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। भाखड़ा भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध और नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जो कि ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, कॉलम ए कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, कॉलम ए में दिया गया है वैश्विक संस्थाएं और कॉलम बी में दिया गया है उनका कार्य। यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और एशियाई विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, तो इनको इनके कार्य के हिसाब से इसमें व्यवस्थित करना है। तो पहला, विश्व व्यापार को सुगम बनाना, विकासशील देशों को ऋण देना, आर्थिक स्थिरता हेतु सहायता और चौथा में दिया गया है एशिया के लिए वित्तीय सहायता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दिया गया है ए का 3 और बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें बोला गया है निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ ए में दिया गया है राज्यसभा का प्रथम गठन, भारत को गणराज्य घोषित किया गया, पहली पंचवर्षीय योजना लागू और डी में संविधान सभा का गठन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद बी, फिर सी, फिर ए। तो सबसे पहले डी, सबसे पहले क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद भारत को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, उसके बाद लास्ट में राज्यसभा का प्रथम गठन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करना है। यहाँ कॉलम 1 में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, कॉलम 2 में दिया गया है उससे संबंधित राज्य। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, जिसमें दिया गया है 1 का बी, 2 का सी। ठीक है दोस्तों, 1 का आएगा बी, 2 का आएगा सी और वही 3 का आएगा डी और 4 का आएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसमें व्याख्या दिया गया है, इसको देखते हैं डिटेल्स में। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित है, पेरियार नेशनल पार्क जो है केरल राज्य में है, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वही गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है दोस्तों, वही वल्लीमालाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है दोस्तों व्यास सम्मान 2025, मिस यूनिवर्स 2024, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और वही डी में दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें ए का 3 दिया गया है, ए का 3 सूर्यबाला आएगा दोस्तों व्यास सम्मान 2025 में, और मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजल थेलविंग। ठीक है दोस्तों, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार निहान हिंडाक्यो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित दर्रों को उनके संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मिलान करना है। कॉलम 1 में दर्रा दिया गया है और कॉलम 2 में राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 1 में दिया गया है नाथुला, जो कि सिक्किम में है। जो जिला दर्रा दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और वही हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग, और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का 1, बी का 2,
सी का 3 और डी का 4। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके डिटेल्स नीचे में दिया गया है, जिसमें बोला गया है नाथुला जो है सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो जिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से लेह मार्ग पर स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। और वही लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पिथौरा जिले के पास भारत नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला गया है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। इसमें कॉलम ए में संविधान के भाग दिया गया है और कॉलम बी में संबंधित विषय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें दिया गया है भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 9। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ और उसके राज्य। ठीक है दोस्तों, और संघ और उसके राज्य भाग 1 के अंतर्गत आता है। और वही मौलिक अधिकार आता है भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। और पंचायत जो है भाग 9 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, एक साइड प्रधानमंत्री दे दिया गया है कॉलम ए में और दूसरे कॉलम में उनका कार्यकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है किस समय प्रधानमंत्री थे। वही इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है 1900 सबसे पहले 2014 दिया गया है, 1996 में कौन थे, और 1947 में और 1966 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है संविधान संशोधन, कॉलम बी में दिया गया है प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो ए में दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद बी में दिया गया है 44वां, सी में 61वां संविधान संशोधन और डी में 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें ए का 4 दिया गया है और बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्तों, कॉलम ए में दिया गया है राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दिया गया है कॉलम ए में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद सी में है प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, तो इनका कार्यकाल से मिलान करना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जिसमें ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता कौन है, इंडिया यूथ गेम्स 2025 विजेता, टाटा आईपीएल 2025 विजेता और सबसे युवा शतरंज चैंपियन कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, जिसमें दिया गया है ए का 4 सबसे युवा शतरंज चैंपियन डी गुकेश है दोस्तों, तो इसका डी आएगा। उसके बाद टाटा आईपीएल विजेता है दोस्तों आरसीबी, तो इसका सी आएगा। उसके बाद बोला गया है खो खो वर्ल्ड कप 2025, तो इसका आएगा 4 भारत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है इंडिया यूथ गेम्स 2025, तो इसका विजेता महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, कॉलम ए का कॉलम बी से सही मिलान करना है। कॉलम ए में संसद के अंग दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। इसमें कॉलम बी में विशेषता दिया गया है स्थायी सदन, संसद का अभिन्न अंग, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और राज्यसभा का संचालन उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति जो है राज्यसभा का संचालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें दिया गया है कॉलम ए का कॉलम बी से सही मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, कॉलम ए में दिया गया है राज्यपाल की शक्ति और वहीं कॉलम बी में उससे संबंधित विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कॉलम ए में सबसे पहले दिया गया है कार्यकारी शक्ति, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों,
और उसके बाद दिया गया है विधायी शक्ति, जो कि विधानसभा को भंग करना व सत्र बुलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति जो है क्षमा दंड माफ करने की शक्ति है। और आपातकालीन शक्ति जो है राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने की रिपोर्ट देता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है गवर्नर जनरल और उनके कार्य को इसमें बोला गया है। कॉलम 1 में दिया गया है गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों। और वही कॉलम 2 में दिया गया है उससे संबंधित कार्य। तो सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है प्रमुख युद्ध और वर्ष। इसमें युद्ध दिया गया है कॉलम 1 में और कौन से वर्ष में हुआ है उससे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो ए में दिया है पानीपत की पहली लड़ाई, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, मैसूर का चौथा युद्ध। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि ये इतिहास से लिया गया है और इतिहास से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 1526 में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था दोस्तों। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। बक्सर का युद्ध दिया गया है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। मैसूर का चौथा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। कॉलम ए का कॉलम बी से सही मिलान करना है। ठीक है दोस्तों। कॉलम ए में दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 किसने प्राप्त किया। रणजी ट्रॉफी 2025 विजेता, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता और भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों। जिसमें बोला गया है 1 का 2 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 प्राप्त 4 खिलाड़ी हैं और वही रणजी ट्रॉफी 2025 विजेता विदर्भ है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता भारत है और भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। प्राचीन भारतीय सभ्यताएं और स्थल। ठीक है दोस्तों। आपको बताना है इसमें कॉलम 1 में दिया गया है स्थल दिया गया है जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा और ये कौन से राज्य में है इसको बताना है। ठीक है दोस्तों। जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सिंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जिसमें ए का 3, बी का 4। ठीक है दोस्तों। ए का 3, बी का 4। ठीक है दोस्तों। और वहीं सी का 2 और डी का 1। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी से है। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी से भी क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 67 में दिया गया है इन द फॉलोइंग आइटम्स देयर इज ए सेंटेंस इज ए विच पार्ट हैव बीन जम्बल्ड, रीजेंज द पार्ट A B C D E टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। इसमें ए में दिया गया है हु वाज नो फॉर हिज विजडम एंड हॉनेस्टी, सी में दिया गया है किंग हरिश्चंद्र, डी में दिया गया है रूल्ड ओवर अयोध्या और ई में दिया गया है एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक है दोस्तों। तो इसको क्रम से जमाना है, स्टार्टिंग में क्या आएगा और एंडिंग में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका व्याख्या दिया गया है वाक्य से। ये किंग हरिश्चंद्र से शुरू होता है दोस्तों। तो सबसे पहले सी आएगा किंग हरिश्चंद्र, उसके बाद आएगा ए आएगा जो कि हु वाज नो, फिर फॉर हिज विजडम एंड हॉनेस्टी बी, उसके बाद ट्रूथफुलनेस ई आता है। ठीक है दोस्तों। अंत में आएगा रूल्ड ओवर अयोध्या, डी वाक्य को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए दिया गया है
और कॉलम भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का 3 होगा और बी का 4 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें व्याख्या देखते हैं, इसमें डिटेल्स देखते हैं, जिसमें सी वाज प्रेस्ड बाय द टीचर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पेसिव वॉइस है जो कर्म प्रधान वाक्य बनता है। वही बी में दिया गया है प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, अब वाटर के लिए आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सी में दिया गया है वो वाट ए ब्यूटीफुल स्केन्स इट वाज। ठीक है दोस्तों, तो ए एक आश्चर्य या भावना व्यक्त करता है। डी में दिया गया है आई बिलीव दैट ही विल कम, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक स्वतंत्र और एक आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच आर ए पेसिव वॉइस। इसमें पेसिव वॉइस कौन से है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें जे में दिया गया है द केक वाज ईटेन बाय द चाइल्ड, के में दिया गया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एल में दिया गया है द बुक विल बी राइटन बाय हर, और वही एम में दिया गया है आई एम मेकिंग टी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जे और ए एल एक पेसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन कौन से पेसिव है, कौन कौन से एक्टिव है। तो जे द केक वाज ईटेन बाय द चाइल्ड, ए तो एक पेसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ए एक एक्टिव वॉइस है। ओके दोस्तों, उसके बाद दिया गया है द बुक विल बी राइटन बाय हर, पेसिव वॉइस, वही आई एम मेकिंग टी एक्टिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव बताना है इसमें कि क्विकली, ब्यूटी, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 71, आई वॉज टायर्ड, फिर डैश दिया गया है आई कंटिन्यू वर्किंग। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यू वर्किंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश में भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है इन द सेंटेंस ही इज ए क्लेवर बॉय, द वर्ड क्लेवर इज ए नाउन। कारण में दिया गया है रीजन में ए नाउन इज ए वर्ड यूज टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और टी। ठीक है दोस्तों, तो ए एक नाउन का डेफिनेशन है दोस्तों, कारण जो कि सही है, और वही जो सेंटेंस है वो गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ए एस इज फॉल बट आर इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं नीचे डिटेल्स दिया गया है, जिसमें बोला गया है क्लेवर एक एडजेक्टिव है, यह बॉय नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन आर में नाउन की सही परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गणित से है दोस्तों। गणित से भी 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से करिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें दिया गया है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है आकृति, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, समलम, चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, कॉलम बी में दिया गया है उससे संबंधित गुणधर्म। तो देखते हैं त्रिभुज का क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें 3 भुजा होते हैं। चतुर्भुज का क्या आएगा दोस्तों, इसमें 4 भुजा होते हैं, तो 2 आएगा। उसके बाद वृत्त जो है कोई कोना नहीं होता, और जो है समलम चतुर्भुज में जो है क्या होता है, एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती हैं आमने सामने की, जो है समलम चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, जो कि कथन वाले हैं। इसमें बोला गया है 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 120 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, कारण में दिया गया है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ भागित क्रय मूल्य, फिर गुणित 100। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके हम लोग नीचे हल करके। इसमें दिया गया है 100 रुपये कोई चीज़ है, उसको हम लोग 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो है 20 रुपये का लाभ हो रहा है, जो कि 20% है। ठीक है दोस्तों, दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75, संख्याओं के प्रकारों को उनके उदाहरणों से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, मिश्र संख्याएं दिया गया है, और इससे संबंधित उधर संख्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका
सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 3, बी का 4, फिर सी का 1, डी का 2। ठीक है दोस्तों, ए का 3, इसमें ए आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बी आएगा और इसमें सी आएगा और इसमें डी आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें बोला गया है संख्यात्मक खोजों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 दिया गया है। इसमें सबसे पहले किसकी आविष्कार हुआ इसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ए का 4। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शून्य का आविष्कार हुआ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शून्य का आविष्कार हुआ, उसके बाद अभाज्य संख्याओं का उपयोग हुआ, फिर क्या हुआ, ऋणात्मक संख्याओं की को स्वीकृति मिली, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, दशमलव पद्धति का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें व्याख्या दिया गया है शून्य का प्रयोग सबसे पहले भारत में किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर अभाज्य संख्याओं की अवधारणा हुई, ऋणात्मक संख्याएं चीनी गणित में, उसके बाद अंत में दशमलव पद्धति को पूर्ण विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। दिए गए संख्याओं के अनुसार उनका HCF और LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक साइड संख्या दिया गया है और दूसरा साइड उसका HCF और LCM दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 6 का दिया गया है। 4 और 6 का LCM सबसे पहले HCF होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद LCM। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें देखते हैं 4 और 6 का HCF 2 होगा और LCM 12 होगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 6 का HCM इस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 जो है इसका HCF LCM होगा। और LCM क्या है, जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 6 को कॉमन जो है 2 है, 2 से डिवाइड होगा 4 और 6। ठीक है दोस्तों, तो जो कॉमन है वो 2 होगा और जो LCM है वो 12 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है 15 और 25 का जो कॉमन है वो 5, जो वो HCF 5 होगा दोस्तों, और वही LCM 75। LCM 75 और दोनों का इंटू करके पूछा गया है तो 375। ठीक है दोस्तों, 7 और 13 का HCF 1 होगा, LCM 91 होगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों का इंटू करेंगे तो 91। 8 और 12 का HCF 4 होगा और LCM 24, दोनों का इंटू करेंगे तो 94। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। छूट पर आधारित खरीद प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ए में दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य देखना, फिर छूट प्रतिशत लागू करना, छूट राशि घटाना, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें छूट मिलता है तो उसका प्रक्रिया को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य देखना, कि वस्तु में कितना प्राइस लिखा है उसको देखना, ये सबसे पहले होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छूट राशि घटाना, उसमें छूट राशि, उसके बाद जो है छूट प्रतिशत लागू करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छूट प्रतिशत लागू करना, फिर छूट राशि घटाना और अंत में विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें दिया गया है SI और CI से संबंधित शब्दों को उनके अर्थों से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, कॉलम 1 में दिया गया है शब्द दिए गए हैं जिसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और ब्याज दर। कॉलम बी में अर्थ दिया गया है जिसमें मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज, कुल राशि मूलधन, उसके बाद वह राशि जिस पर ब्याज लगता है, और उसके बाद प्रतिवर्ष ब्याज का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जो कि ए का 2, बी का 1। ठीक है दोस्तों, ए का 2, बी का 1, उसके बाद इसमें 3 दिया गया है और ब्याज दर में 4 दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग चैप्टर से है दोस्तों। रीजनिंग चैप्टर से भी 6-7 क्वेश्चन आते हैं जो कि नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज से लिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जो कि इसमें भी कथन वाले क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, कथन श्रृंखला 3, 5, 9, 17, 33, 65 एक गुणोत्तर श्रृंखला है। कारण में दिया गया है हर संख्या पिछले
में 2 जोड़कर दोगुना करने से बनी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों, जो कि कथन गलत है और कारण गलत है। ठीक है दोस्तों, दोनों गलत है। यह गुणोत्तर नहीं है, यह एक मिश्रित श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें कथन में दिया गया है यदि मैंगो को NCPIQ के रूप में कोड किया जाए तो फ्रूट को GSWWU के रूप में कोड किया जा सकता है। कारण में दिया गया है प्रत्येक अक्षर का स्थान क्रमशः +1, +2, +3 के अनुसार बदला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कथन गलत है और कारण भी गलत है। ठीक है दोस्तों, दोनों गलत है। कोडिंग गलत है, कारण भी गलत है। पर कथन के अनुसार फ्रूट का GSWWU हो रहा है, लेकिन लॉजिक वैसा नहीं है जैसा कि कारण कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, जो कि कथन वाला है। इसमें बोला गया है बुक रीडिंग पेन राइटिंग। बुक का रीडिंग से जिस तरीके से संबंध है, वही पेन का राइटिंग से संबंध है, एक उपयुक्त समानता है। ठीक है दोस्तों, तो कारण में दिया गया है किताब को पढ़ने के लिए और पेन को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है यदि काला को नीला, ठीक है दोस्तों, नीला को लाल, लाल को हरा, हरा को सफ़ेद तथा सफ़ेद को पीला कहा जाए तो खून और घास के रंग कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जे और के। ठीक है, खून का रंग होता है लाल और उसको कोट किया गया है हरा, तो खून हरा रंग का होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद घास होता है हरा रंग का, लेकिन उसको कोट किया गया है सफ़ेद, तो घास जो है क्या रंग होगा, सफ़ेद रंग होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, पी और क्यू पति पत्नी हैं, आर क्यू की बहन है, एस पी और क्यू का बेटा है, आर एस से क्या रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मौसी। चलिए देखते हैं इसको बना के इसमें क्या बोला गया है। पी और क्यू पति पत्नी है। ठीक है दोस्तों, पी और क्यू पति पत्नी है और आर क्यू की बहन है। आर जो है क्यू की बहन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है एस पी और क्यू का बेटा है। पी और क्यू का बेटा एस है, ये पुत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आर का एस से क्या रिश्ता है, इस आर का एस से क्या रिश्ता है, तो एस की माता क्यों हो गई और ये उसकी बहन है, तो आंसर मौसी आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें बोला गया है श्रेणी में कुछ पद लुप्त है, उसी क्रम में लुप्त पदों को 4 विकल्पों के रूप में दिया गया है, उचित विकल्प चुनिए। इसमें विलुप्त पद है, उसको इसमें भरना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी, उसके बाद इसमें दिया गया है डी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद दिया गया है डी, फिर खाली जगह में ए, फिर बी, फिर सी। दूसरा ए हो गया, पहला ए हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है सी डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरे में आएगा सी, चौथे में आएगा ए और लास्ट में आएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा ए, इसमें आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या निकालना। इसमें लुप्त संख्या निकालना है, ये बीच में क्या आएगा उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऊपर में क्या दिया गया है, 56 दिया गया है, उसके बाद 12 दिया गया है, 44 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि 56 में 12 माइनस हुआ है तो ये आया है 44। ठीक है दोस्तों, वहीं 78 में दोस्तों 30 माइनस हुआ है तो 48 आया है। तो इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 51। ठीक है दोस्तों, 51 इसका सही आंसर होगा। 65 में 51 माइनस करेंगे तो आएगा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, जो कि हिंदी से है। ठीक है दोस्तों, हिंदी से 6 क्वेश्चन मैंने इस सेट में लिया गया है, जो कि हिंदी का
क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें पूछा गया है राजपथ शब्द में द्वंद समाज है, जो कि कथन वाला है। इसमें कथन में बोला गया है राजपथ शब्द में द्वंद समाज है, वही कारण में द्वंद समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। कथन गलत है परंतु कारण आर सही है। राजपथ पद में द्वंद समाज नहीं है दोस्तों, और द्वंद समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, जिसमें बोला गया है कथन में राजेंद्र शब्द में यड़ संधि है। कारण में दिया गया है जब ई या उ के स्थान पर ए या ओ आ जाए तो यड़ संधि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। कथन ए एस और आर दोनों सही हैं, और आर एस की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक वाक्य में अधिकतर प्रधान उपवाक्य कहाँ होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिश्र वाक्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा गया है क्रांति उदाहरण है। क्रांति का उदाहरण बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन दिया गया है 91। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में दिया गया है कुछ वाक्य दिया गया है, और कॉलम 2 में उससे संबंधित वाक्य दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वह सो रहा है, राम दरवाज़ा बंद करो, क्या तुम स्कूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ए का 2 आएगा दोस्तों। इसमें वह सो रहा है विधानवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राम दरवाज़ा बंद करो तो आज्ञा दे रहा है, इसलिए यह आएगा आज्ञावाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें सी में दिया गया है क्या तुम स्कूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक, वह पूछ रहे हैं उससे कि क्या तुम स्कूल जाओगे। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो विस्मय विबोधक वाक्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92 में निम्नलिखित तत्सम शब्द का उदाहरण है। इसमें तत्सम शब्द का उदाहरण कौन है? लड़का, भूख, अग्रि, माँ, उसको पूछा गया है। तो तत्सम शब्द का उदाहरण अग्रि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में निम्नलिखित में से मुहावरे को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, इसमें मुहावरे पहचानना है। नाक में दम करना, आंखों का तारा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जे और के जो है एक मुहावरा है। ठीक है, और बाकी जो है वाक्य है। जे में दिया गया है नाक में दम करना, और के में दिया आंखों का तारा होना, ये एक मुहावरा है, बाकी ए एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी का देखते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी के भी मैंने 7 क्वेश्चन इसमें लिया गया है दोस्तों। तो 94 देखते हैं, जिसमें बोला गया है जोड़ी मिलाना है। इसमें एक साइड नांगर दिया गया है, ढेकी दिया गया है, बैठका दिया गया है, गुड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नांगर किसको बोलते हैं? हल को नांगर बोलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ी में। वही ढेकी जो है अनाज कूटने का यंत्र है दोस्तों, जो पहले ज़माने में होते थे, आजकल अब तो ये सब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, वही बैठका मतलब बैठक होता है, उसको बैठका बोलते हैं दोस्तों। और लास्ट में गुड़ जो है शक्कर की टिक्की। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है खाल्हे दी सूची मले स्त्रीलिंग संज्ञा ला पहचाना। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी से लिया गया है, तो इसमें पूछा है खाली दी गई सूची में स्त्रीलिंग। तो इसमें जो दाई, लइका, माई, गुरु में दिया गया, इसमें स्त्रीलिंग कौन है, इसको आपको पहचाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि स्त्रीलिंग जो है दाई होता है, जिसको माता जी को दाई बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, या दादी को दाई बोला जाता है। वही माता जी को माई बोला जाता है, और दादी को दाई बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो ये दोनों स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, ए और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन खाले दी सूची मले बहुवचन शब्द ला पहचानना है। ठीक है दोस्तों, बहुवचन शब्द पूछे तो किताब हो गए, किताब मन हो गए, गुरु और लइका। ठीक है दोस्तों, तो पहला ये तो किताब मन है, ये भी एक बहुवचन शब्द है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बी सही है, किताब मन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब एक वचन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 97। वाक्य ते कहाँ जाथस, एमा ते कौन पुरुष के उदाहरण है। वाक्य दिया गया है ते कहाँ जाथस, ओमा पूछे है ते शब्द जो है वो कौन से पुरुष के उदाहरण है। तो एक सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, मध्यम पुरुष के उदाहरण है ते है। ठीक है दोस्तों, ते मतलब
एमे देहे गए है सामने वाले शब्द ला संबोधित करत मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन ला पढ़त पढ़त मैं भी छत्तीसगढ़ी बोले लग जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं तोला किताब देहूँ, ये वाक्य में तोला कौन कारक आए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मैं तोला किताब देहूँ, ये वाक्य में तोला शब्द जो है कौन कारक आए करके पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें व्याख्या में बताया गया है तोला जो है कार्य के ऊपर प्रभाव होता है कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, खाले दी सूची में ले प्रत्यय वाला शब्द ला पहचानो। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय जो है शब्द के सामने लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं और पीछे लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें 4 दिया गया है, पढ़ैया, लड़का, तीरंदाज, गाड़ी। एमल प्रत्यय निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ए और सी। ठीक है दोस्तों, ए और सी जो है प्रत्यय वाला शब्द है, ए और सी, पढ़ैया और तीरंदाज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि जिसमें पूछा गया है, एक चिड़ई ऐसा पूछी मधु पैसा का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं, एक चिड़ई ऐसा पूछी मधु पैसा का अर्थ है मयूर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। ये पूरा एक सेट है टेस्ट सीरीज नंबर 4 और 1, 2, 3 का वीडियो यदि नहीं देखे हो तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।